कहीं दीवारों के चर्चे, कहीं मीनारों के चर्चे, कहीं दीवारों के चर्चे, कहीं मीनारों के चर्चे, कभी तारीफ की जुमले इधर नहीं आते। कहीं दीवारों के चर्चे, कहीं मीनारों के चर्चे, कभी तारीफ के जुमले इधर नहीं आते। और हम तो बुनियाद के पत्थर हैं कई सदियों से। अरे हम तो बुनियाद के पत्थर हैं कई सदियों से, और बुनियाद के पत्थर नजर नहीं आते, बुनियाद के पत्थर नजर नहीं आते। नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन मंजिल के इस भव्य, दिव्य और नव्य परिवार में। साथियों, जैसा कि हम बीएड के जो है ना, झारखंड बीएड का कंप्लीट कोर्स लेकर के आए हैं, और कंप्लीट कोर्स में आज हम आपको बताएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का पेडागोजी जो इसको कहते हैं, और उससे जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है उसी से रिलेटेड जो है ना कंटेंट आज आपके बीच में लेकर के आए हैं। कहेंगे सर ये पेडागोजी जो है ना वो बीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बिल्कुल रखता है। क्यों रखता है? तो आप बीएड का जो 100 जो क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस के एग्जाम में, इसमें टोटल आउट ऑफ 100 में आप देखेंगे तो 40 क्वेश्चन जो होता है वो पेडागोजी से होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड से होता है। कहेंगे सर तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गया। और फुल सिलेबस वाला जो वीडियो हमने बताया है आपको, उसमें पूरा क्लियर कर दिया है कि भैया कहां से क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार से हम उसको बना पाएंगे, और कैसा हम तैयारी करें ताकि हमारा सिलेक्शन अच्छा कॉलेज में हो जाए। तो जाकर के आप पहले वो वीडियो देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले हम आपको बता देते हैं कि आज का जो टॉपिक हमारा है वो पेडागोजी को हम क्लियर करने वाले हैं कि भैया पेडागोजी आखिर है क्या। पेडागोजी तो हम लोग कहते हैं, लेकिन यदि आपका सपना है आने वाले भविष्य में मास्टर साहब बनने का, टीचर बनने का, गुरुजी बनने का, तो भैया पेडागोजी पर आपको ज्यादा पकड़ बनाना होगा। यानी कि क्या है, पेडागोजी जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना होगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन कहां से आएगा? पेडागोजी से आएगा। उसके बाद यदि आप बीएड करना शुरू करेंगे तो वहां पे भी भर भर के सवाल पूछा जाएगा, एक से एक तरीके से सवाल पूछा जाएगा। तो भाई साहब अभी से आप तैयार होना शुरू हो जाइए। यदि आप बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं या नहीं किए हैं, 15 तारीख तक डेट है, 15 मार्च तक डेट है, अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद तैयारी में लग जाइए। अच्छा से तैयारी करेंगे तो अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। बीएड मजेदार तरीके से करेंगे। चलिए हम आते हैं विषय वस्तु पर। विषय वस्तु है क्या सर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया पेडागोजी के बारे में। पेडागोजी यानी कि क्या हो गया? शिक्षण शास्त्र हो गया। भैया शिक्षण शास्त्र कहने का अर्थ क्या है? यदि हम पढ़ाते हैं तो उसका भी तो कोई रूल होगा, कोई रेगुलेशन होगा, पढ़ाने का तरीका होगा, आप किस प्रकार से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें होगा। बिल्कुल होगा सर। तो भैया वही है शिक्षण शास्त्र। क्या है? शिक्षण शास्त्र है, और उसका जो विस्तृत विवरण है ना उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पेडागोजी तो नाम आप सुन लिए होंगे, कई बार सुने होंगे, लेकिन भैया वो है क्या, डिफिनेशन क्या है, तो आपको हम बता देते हैं कि पेडागोजी का अर्थ केवल पढ़ाने की विधि नहीं है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि भैया पेडागोजी कह दिया यानी कि पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने की विधि, पढ़ाने का स्ट्रेटेजी क्या होगा। सिर्फ यही नहीं है भाई साहब। तो क्या है, बल्कि इसमें शिक्षण के सिद्धांत जो टीचिंग करते हैं उसका सिद्धांत क्या है, छात्रों की सिखाने की प्रक्रिया, किस प्रकार से हम बच्चों को सिखाएंगे, कैसे बच्चा कनेक्ट कर पाएगा, कैसे बच्चा सीख पाएगा, कैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कनेक्शन है वो बना पाएगा, ये भी इसमें डिपेंड करता है। और उसके बाद क्या है, तो मूल्यांकन तकनीक, कैसे वो मूल्यांकन कर पाएगा उसका। उसके साथ साथ कक्षा प्रबंधन यानी कि क्लास को कैसे मैनेज कर पाते हैं। क्लास में बहुत तरह का बच्चा बैठा हुआ है, सभी का माइंड सेट अलग अलग है, सभी का थिंकिंग पावर अलग अलग है, सब कोई जो है ना एक से एक दिमाग में कचड़ा भर के आया है, और आप एज ए टीचर वहां हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, पूरे क्लास को मैनेज करना। ऐसा ना हो कि क्लास में हल्ला हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहा है। भाई साहब ऐसा यदि हो रहा है आपके क्लास में तो आप एक बेहतर टीचर नहीं है भैया। ये तो हो गया। यानी कि क्लास मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, और वही पेडागोजी में बताया भी जाता है, और ये सारी चीजें शामिल होता है। और देखेंगे तो यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा प्रभावी और समावेशी और व्यवहारिक होता है। यानी कि यदि आप ये सारी चीजें जान जाते हैं तो आपके अंदर वो टीचर का एबिलिटी आ गया है, वो टीचर का गुण आ गया है, वो टीचर का क्वालिटी आ गया है।
और अब आप जाकर के गुरुजी कहलाएंगे, अब आप जाकर के मास्टर साहब कहलाएंगे, अब आप जाकर के एक अच्छे शिक्षक कहलाएंगे। यदि ये सारा क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो भैया आप एक नॉर्मल आदमी हैं, टीचर तो नहीं हो सकते हैं। ये चीजें जानने की जरूरत है। चलिए अब इसका कुछ सिद्धांत को देख लेते हैं, यानी कि पेडागोजी के जो मूलभूत सिद्धांत है ना, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पेडागोजी। भाई साहब कुछ सिद्धांत सभी का होता है, बिल्कुल होता है सर, और इसका भी कुछ सिद्धांत है। तो चलिए हम आपको सिद्धांत के तरफ रुख करते हैं और यहां से आप वो सारी चीजें देख पाएंगे बड़े ही आसानी से। चलिए सर सिद्धांत के बारे में हम बात किए, बिल्कुल देखिए सबसे पहला क्या है, शिक्षण के प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो है ना मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने शिक्षण के लिए यानी कि टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत तरह का टेक्नोलॉजी दिए हैं, बहुत तरह का सिद्धांत दिए हैं, बहुत तरीका दिए हुए हैं, ताकि अच्छे से टीचर क्या करे, बच्चे को पढ़ा पाए, समझा पाए चीज़ों को। उसके लिए हम देखेंगे तो क्या होता है, व्यवहारवाद होता है, यानी कि सिखाना और अनुकरण और पुरस्कार के जो है माध्यम से होता है। यानी कि यदि हम सिखा रहे हैं तो उसको क्या है, बच्चे को बोलेंगे कि अनुकरण करिए, यानी कि फॉलो करिए। उसके साथ साथ क्या है, बच्चों को हम गाइड कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, और बच्चों को कह सकते हैं कि बच्चे यदि आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप लोग को पुरस्कृत किया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। तो बच्चे क्या हैं, अपने माइंड में बैठाता है कि भाई पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। तो बच्चे आपके साथ कनेक्ट होगा, यानी कि टीचर के साथ कनेक्ट होगा। उसके साथ साथ शिक्षक जो है ना सीधे निर्देश होता है, यानी कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं और छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सीधे से कहने का अर्थ यह है कि टीचर क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए, कोई निर्देश दे दिया कि भाई साहब आप लोग ये सारे काम करने हैं, और बच्चे क्या हैं, टीचर के गाइडलाइन पर काम करते हैं। यदि हमने होमवर्क दे दिया है बच्चों को कि बच्चा आप लोग को ये होमवर्क कंप्लीट करके आने हैं, तो बच्चा का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, टीचर के बातों पर आता है कि टीचर ने ये कहा है तो हमें कंप्लीट करने होंगे। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। चलिए ये तो हमने देख लिया सर, बिल्कुल। अब आगे हम आपको बताने वाले हैं दूसरा क्या है सर, तो दूसरा आपके बीच में यह है कि संज्ञानवाद, जिसको क्या कहते हैं, कॉग्निटिविज्म कहते हैं। और इसमें क्या होगा, तो सीखना, मानसिक प्रक्रियाओं, जैसे हम कुछ सीख रहे हैं तो सीखना हम किसको कहेंगे, यानी कि हम जो नहीं जान रहे थे वो चीजें जानना, वो हमारे माइंड में आ गया, यानी कि हम क्या कर दिए, वो सारी चीजें सीख लिए। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले मेमोरी देखते हैं कि स्मृति हमको याद हुआ या नहीं, हमारे दिमाग में लोड हुआ कि नहीं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी। उसके साथ साथ क्या है, समस्या समाधान, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास है कि नहीं। आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक टीचर हैं, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों को सीखना पड़ता है, यानी कि सिर्फ दोनों को नहीं, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पेडागोजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच का ही कहानी आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि टीचर को भी सीखना पड़ता है और स्टूडेंट को भी सीखना पड़ता है। बिल्कुल सर, ये बातें आपने सही बताया। लेकिन यदि हम सीख करके कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, तो वो सीखना नहीं कहा जाता है। तो सीधे से अर्थों में आप देखेंगे, एक तो मेमोरी यानी कि याद कर लेना, दूसरा समस्या का समाधान कर लेना, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, और तीसरा क्या है, सोचने की क्षमता, यानी कि टीचिंग, ये थिंकिंग एबिलिटी जो है ना, वो भी निर्भर करता है, यानी कि आप कुछ एक्स्ट्रा सोच पाते हैं या नहीं, थिंकिंग पावर आपका है कि नहीं, किसी विषय वस्तु के बारे में आपका थिंकिंग कैसा है, सोचने की क्षमता कैसा है, ये भी डिपेंड करता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें सूचना प्रसंस्करण जो होता है ना, मतलब कि इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग थ्योरी जो होता है, वो भी ध्यान दिया जाता है, यानी कि कुछ थ्योरम है उसको फॉलो किया जाता है सीखने और सिखाने के दौरान। चलिए तीसरा जो आपके बीच में है वो रचनावाद है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म है। क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, रचनावाद है, यानी कि छात्र जो है अपने ज्ञान का निर्माण, जो नॉलेज होता है उसका कंस्ट्रक्शन करता है। ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, वो स्वयं करता है। भैया आप यदि बच्चे को देखें, पढ़ाने के लिए बैठे तो मास्टर साहब क्या करते हैं, मास्टर साहब यदि बच्चा टॉप कर गया उसका, तो मास्टर कहेगा नहीं मेरा बच्चा टॉप किया। भाई किसी का बच्चा टॉप नहीं किया, टीचर का कोई रोल नहीं है,
बच्चा वहां पे क्या है, बच्चा खुद से एक्सेप्ट करता है, खुद से नॉलेज गेन करता है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान का निर्माण जो है ना वो स्टूडेंट खुद करता है। कौन करता है, स्टूडेंट खुद करता है। कहेंगे सर सब क्रेडिट तो मास्टरवा ले जाता है और पोस्टर में एकदम जो है ना पूरा टॉपर का नाम हेडिंग में डालता है और सब लिखता है कि 100 आउट ऑफ 100 लाया है, यानी कि क्रेडिट कौन ले रहा है, मास्टर साहब ले रहा है। लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, तो बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि ज्ञान का निर्माण करने वाला छात्र स्वयं होता है, किसी और का हाथ नहीं। हाँ, टीचर का रोल क्या होता है, गाइडर के रूप में, उसको मार्गदर्शक के रूप में, उसको गाइड करने के रूप में होता है। वही यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षक क्या केवल क्या करते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। क्या होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, उसके अलावा कोई भूमिका नहीं होता है। तो मार्गदर्शक के रूप में टीचर होते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। चलिए सर यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला जो पॉइंट आपको हम बताने वाले हैं वो है मानवतावाद। क्या है, मानवतावाद है, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमनिज्म कहते हैं। और यहाँ से इसमें क्या ध्यान रखना है सर, तो शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है। क्या है, सिर्फ हम लोग सोचते हैं कि कोई हमको जानकारी दे दिया, ABCD हम नहीं जान रहे थे, काका नहीं जान रहे थे, कोई आया और हमको ABCD सिखा दिया, काका सिखा गया, हमको लगा भैया हमको ABCD सिखा दिया और जानकारी दे दिया। भाई साहब ऐसा नहीं है, सिर्फ जानकारी ही दे देना जो है ना शिक्षा नहीं कहलाता है। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, जिसको कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास यदि करता है तो वही क्या है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ये नहीं कि सिर्फ आपको हम ज्ञान दे दिए, कुछ पढ़ा दिए, तो यही महत्व नहीं है, और इसका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है। पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट यदि होता है तो वही हमारा क्या है, शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य है ये है। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास पर भी जोर दिया जाता है। इन चीजों पर भी शिक्षा के आधार पर जोर दिया जाता है कि नहीं, इसमें भी ये सारी चीजें इंक्लूड होना चाहिए। अगले टॉपिक की यदि हम बात करें तो आपको हम लेकर के चलते हैं शिक्षण की जो विधियां है, यानी कि टीचिंग का जो मेथड होता है, पढ़ाने का जो विधि होता है, उसके बारे में। आप मास्टर साहब तो बन जाएंगे, लेकिन आपको टीचिंग का जो है ना एबिलिटी नहीं पता है, इसका मेथड नहीं पता है टीचिंग का, तो वो मास्टर साहब नहीं बन पाएंगे जो बच्चों के दिलों पर राज करता है। आप बचपन में देखे होंगे कुछ ऐसे टीचर आपके क्लास में होंगे जिनका नाम आप जो है ना मरते दम तक नहीं भूलेंगे, और वो आपका फेवरेट गुरुजी के तौर पर होंगे कि भैया ये मास्टर साहब जो थे ना वो बड़ी फेवरेट मेरा है, बहुत हम उनको चाहते हैं। चाहने का मेन रीजन क्या है, तो आप सोच करके यदि देखेंगे ना तो एक ही बात आपको ध्यान में आएगा कि वो मास्टर साहब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, उनका जो बिहेव था, उनका जो टीचिंग का मेथड था वो शानदार था, वो लाजवाब था, वो बहुत ही जबरदस्त था। इसीलिए आपका वो फेवरेट टीचर, फेवरेट गुरुजी बन करके रह गए। तो भाई साहब टीचर बनने का उद्देश्य है, सपना है, तो टीचिंग मेथड आपको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। तो वो टीचिंग का मेथड क्या है यही हम बताएंगे। चलिए बता देते हैं। क्या है, शिक्षण की कई पद्धतियां हैं, बताने का, पढ़ाने का, समझाने का कई तरीका है, कई मेथड है, कई तरह के टेक्नोलॉजी हैं और कई तरह की विधियां हैं। लेकिन कुछ ऐसे विधि हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और वो पद्धतियों के बारे में जान लेते हैं जो विभिन्न शिक्षण शैलियों और छात्रों की जो है ना आवश्यकताओं पर आधारित होता है। यानी कि सीधे से अर्थों में कहें कि बच्चे जो चाहते हैं उसको वो चीजें दे पाना और कैसे बच्चों को समझा पाते हैं, वो सारी विधियों पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। ये चीजें ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अलग अलग तरह की पद्धतियां हैं, अलग अलग तरह का मेथड है, लेकिन उसमें से हम देखेंगे कि पारंपरिक शिक्षण विधि क्या है, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड क्या है। टीचिंग का तो मेथड बहुत सारा है, लेकिन ट्रेडिशनल यानी कि अभी जो परंपरागत तरीके से चल रहा है वो क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड, उसके बाद हम लोग और सारी चीजें देखेंगे। तो इसमें क्या होता है ट्रेडिशनल मेथड में, तो आप लोग ध्यान ये रखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड में आपको व्याख्या विधि सबसे पहले याद रखना होगा, यानी कि व्याख्यान विधि, जिसको कहते हैं लेक्चर मेथड। अब कॉलेज जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो वहां पे देखते होंगे टीचर आए, प्रोफेसर आए और पूरा लेक्चर दे दिए, एक सब्जेक्ट पर, एक टॉपिक पर पूरा लेक्चर दे दिए, यानी कि वो क्या हो गया, तो ये व्याख्यान विधि हो गया, यानी लेक्चर मेथड हो गया। तो इसमें क्या होता है, सीधे से अर्थों में आप याद रखेंगे कि शिक्षक जो कक्षा में विषय की सीधे समझाते हैं, विषय जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, उसके बारे में डिटेल समझा देते हैं। ये उपयोगी कहां होता है, तो कॉलेज लेक्चर में, स्कूल की क्लासेस में ये ज्यादा उपयोगी होता है। लेकिन किसी सिंगल बच्चा को आप पढ़ाएंगे तो वहां पे लेक्चर नहीं, उसको समझाना पड़ता है, वो दूसरा विधि आएगा, दूसरा मेथड में देखेंगे।
अब ये व्याख्यान विधि, इससे फायदा क्या होगा भाई साहब, कुछ फायदा तो होना चाहिए ना। तो फायदा क्या होगा, बड़ी संख्या में छात्रों तक जानकारी को पहुंचाया जा सकता है। लेक्चर कहाँ दिया जाता है, 100-50 बच्चे बैठे हुए हैं, वहां आकर के लेक्चर दे दिए, लेकिन एक बच्चा रहेगा वहां लेक्चर दिया जाता है क्या, नहीं दिया जाता है। उसको समझाया जाता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, उससे भी कुछ पूछते हैं और टीचर भी कुछ बोलते हैं। लेकिन जब ज़्यादा छात्र हैं तो सबसे सवाल नहीं किया जा सकता है, सबसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, तो वहां पे लेक्चर सिर्फ दिया जाता है। इसीलिए यहाँ क्या देखेंगे कि फायदा क्या होगा, बड़ी संख्या में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी जो जानकारी है उसको पहुंचा सकते हैं। इससे कुछ नुकसान भी होता है भैया। क्या नुकसान होगा, तो एक तरफा संचार होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, और छात्र की भागीदारी जो होता है वो बहुत कम होता है। सीधे से अर्थों में जान लें कि क्या है, लेक्चर देने हम यहाँ पे शुरू कर दिए तो क्या है, सामने वाले जितने भी ऑडियंस हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ सुनते रह जाएंगे, उसके तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आया, यानी कि सिर्फ हम बोल रहे हैं। तो ये वन वे कम्युनिकेशन हुआ। क्या हुआ, वन वे कम्युनिकेशन हुआ। वहीं छात्र भी कुछ सवाल करते, कुछ पूछते, कुछ बताते, एक्सप्लेन करते, तो टू वे कम्युनिकेशन होता। तो इसका एक नुकसान है व्याख्यान विधि का, लेक्चर मेथड का एक नुकसान है कि एक तरफा संचार होता है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है पूछेगा कि वन वे कम्युनिकेशन जो है उसका ये पूछेगा कि व्याख्यान विधि का नुकसान क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे वन वे कम्युनिकेशन होता है। चलिए दूसरे विधि की तरफ हम चलते हैं, और दूसरे विधि में क्या देखना है, तो आप देखेंगे ये विधि का नाम है प्रश्नोत्तरी विधि, यानी कि क्वेश्चन आंसर मेथड है। और ये क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन का होता है। यानी कि सीधे से अर्थों में कहें सर, इससे ही पता चल गया कि प्रश्न उत्तर के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि एक आदमी क्वेश्चन करने वाला होगा और अगला कोई उत्तर देने वाला होगा, यानी कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ एक बोलने वाला नहीं है, एक के बाद दूसरा भी बोल रहा है। ध्यान ये रखना होगा इसका उपयोग क्या है। और दूसरा बात हम देख लेते हैं कि शिक्षक जो है ना, छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। देखिए आ गया ना, टीचर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं भैया, क्वेश्चन करेंगे जिससे वे अधिक सक्रिय होते हैं। अब आप ही समझिए कि जो पहला विधि हमने देखा लेक्चर मेथड, उसमें लेक्चर देने शुरू किया तो बच्चे बोरिंग भी होने लगेंगे, उनके ऊपर से भी बहुत सारी चीजें चला जाएगा, उनको बोरियत लगने लगेगा, भैया लेक्चर वाला जो क्लास है ना बड़ा बोरिंग लगता है, एकदम आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। इसीलिए क्या है, सबसे अच्छा तरीका होता है प्रश्नोत्तरी विधि, टू वे कम्युनिकेशन का। तो इसमें हमने क्या देखा, जिसमें अधिक सक्रिय होते हैं बच्चे, भी क्या है, कनेक्टेड होते हैं, जगा हुआ रहता है, उनका माइंड भी एक्टिव रहता है। दूसरा, इसे फायदा हम देखेंगे तो क्या होगा, तार्किक सोच होता है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग होता है, और उसमें आलोचनात्मक विश्लेषण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस होता है, और इसमें विकसित होता है, ये सारी चीजें विकसित होगा। जैसे कि आप बहुत सारा चीजें जानते हैं, क्लास में ही आपका जो टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ करके पढ़ाते हैं, वो क्लास में आपको क्या है, टेंशन नहीं होगा, बिंदास रहेंगे। लेकिन एसएसटी के क्लास में बैठ जाएंगे तो सिर्फ क्या चल रहा है, कहानी चल रहा है, तो वो बोरियत फील होने वाला होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम आपको लेकर के चलते हैं थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे हम क्या बताने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको बताने वाले हैं अनुसंधान विधि, जिसको कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड लेक्चर, इसको हम लोग कहते हैं IBL भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आप ध्यान ये रखेंगे कि इंक्वायरी बेस्ड जो लेक्चर होता है ना, ये लर्निंग होता है, इसमें छात्र स्वयं प्रश्न पूछते हैं और उत्तर खोजते हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अपना थिंकिंग पावर को बढ़ा रहे हैं। भाई न्यूटन साहब के जैसा आपने भी क्या किया, क्वेश्चन खुद से पूछने लगा कि ये भाई फल कैसे नीचे गिर गया, और आपका मन में क्या है ना, थिंकिंग पावर के अनुसार से आपको जवाब भी मिलने लगता है। तो भाई यहाँ पे क्या है, छात्र अपने आप से सवाल पूछ रहा है और उसका उत्तर खोजने का प्रयास कर रहा है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, कुछ तो रीजन रहा होगा ना। तो भाई यहाँ पे ये चीजें आप याद रखेंगे। अनुसंधान का अर्थ भी होता है कि खोज करना, कुछ नए चीजों के बारे में जानना, और यह विज्ञान और गणित विषयों में उपयोगी होता है। साइंस में आप देखेंगे तो ज्यादा माइंड लगाने का जरूरत होता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, दिमाग लगाना है। मैथ में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का आप तरीका को चेंज कर सकते हैं, मेथड को बदल सकते हैं कि ये ऐसे सॉल्व हुआ तो क्या दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, तो आपका दिमाग वहां पे काम करने लगता है। अगला जो विधि हम देखेंगे आपके बीच में, वो चर्चा करेंगे कि क्या है आधुनिक शिक्षण विधि। पहला तो हमने देख लिया ट्रेडिशनल था, अब ये हमने क्या देख रहा है, आधुनिक शिक्षण विधि, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न मेथड।
अभी जो आधुनिक समय में जो विधियां चल रहा है, टीचिंग का मेथड चल रहा है, उसके बारे में देख लीजिए। पहला क्या है, प्रोजेक्ट विधि है, यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जिसको हम लोग पीबीएल कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है। इसमें जो की पॉइंट है वो क्या है, छात्र किसी विषय पर प्रोजेक्ट बना करके सीखते हैं, यानी कि कोई टॉपिक आपको दे दिया जाता है टीचर के द्वारा और आप क्या करते हैं भाई, उस पर प्रोजेक्ट बना करके रखते हैं। और प्रोजेक्ट बनाने में आपका दिमाग क्या होता है, बहुत तेज होने लगता है, क्योंकि आप सोचते हैं उस विषय पर लिखने के लिए, आप सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, विषय को इकट्ठा करने के प्रयास करते हैं, और वैसे आपका क्या है, माइंड और भी तेज हो जाता है। इसका फायदा क्या होगा, तो व्यवहारिक शिक्षा होता है। व्यवहारिक शिक्षा आपका बढ़ेगा और समूह में कार्य करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगा, यानी कि आप जो चीजें सीख रहे हैं ना, उसका प्रोजेक्ट के माध्यम से व्यवहार में ला रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, ग्रुप में काम करने का, समूह में काम करने का आपका जो है ना क्या है, क्षमता वो बढ़ रहा है। चलिए ये तो हमने देख लिया। दूसरा क्या देखेंगे, प्रयोगात्मक विधि, यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो होगा, प्रयोग करने वाला जो लर्निंग होगा, ये भी बड़ा शानदार होता है। क्यों शानदार होता है सर, तो देखिए छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव से सिखाया जाता है, यानी कि कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उसको सिखा रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट वाला इतना प्रभावी होता है कि बच्चा आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो वैसे टीचर को आप देखे होंगे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके साथ स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। क्यों, लगता है कि नहीं, ये वास्तव में जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे हमने देख लिया है भाई साहब। तो चलिए ये भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे यदि उदाहरण की बात करें तो साइंस लैब में प्रयोग होता है, और फील्ड ट्रिप में होता है, और रोल प्लेइंग में होता है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे देखने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। अगले स्लाइड की ओर हम जल्दी चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, उसमें क्या है, तो स्प्लिट क्लासरूम है, और इसमें देखेंगे ये फ्लिप्ड क्लासरूम है। और फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होगा, तो छात्र घर पर पढ़ाई करते हैं, यानी कि आप जिसको कहते हैं सेल्फ स्टडी, वो इसमें आ जाता है कि छात्र क्या करेंगे, घर पे पढ़ाई करेंगे और कक्षा में चर्चा वापी गतिविधियां करते हैं। पहले तो घर में वो पढ़ाई किया, और जब क्लास गया तो वहाँ पे चर्चा करेगा, डिस्कस करेगा, कुछ एक्टिविटी गतिविधि में भाग लेगा, और उससे क्या है, उसका नॉलेज जो है इनहेंस हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, तो आत्मनिर्देशित सीखना होता है, जिसको कहते हैं सेल्फ पेस्ड लर्निंग कहते हैं। तो अपने आप में यदि सीखना जिसको कहते हैं, दिमाग लगा करके सीखना कहते हैं, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग है, और इसमें क्या आएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण का मिश्रण। यदि आप ऑनलाइन भी कुछ पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन भी कुछ पढ़ रहे हैं, और दोनों का मिश्रण यदि बना दिए, तो क्या हो गया, यही आता है आपका ब्लेंडेड लर्निंग में आता है। यानी कि कुछ चीज़ें आप ऑफलाइन कोचिंग तो जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं भैया, लेकिन ऑफलाइन के साथ साथ आपको जो चीज़ें ऑफलाइन में नहीं समझ में आया, वो आप क्या किए, ऑनलाइन में आकर के यूट्यूब में तुरंत सर्च मारेगा कि भाई साहब ये क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन देख लिए। यानी कि आपने क्या किया, ऑफलाइन तो कुछ पढ़े ही, उसके साथ साथ ऑनलाइन का भी जो आपने हेल्प ले लिया, तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। चलिए हम आपको अगला स्लाइड की ओर लेकर के चलते हैं, और अगले मेथड में हम लोग देखेंगे क्या है ये अगला मेथड, तो मूल्यांकन एवं आकलन है, यानी कि असेसमेंट है और इवैल्यूएशन है, दोनों के बारे में देखेंगे। तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए ना छात्रों के मार्गदर्शन का जो मूल्यांकन जरूरी है, यानी कि अब टीचिंग जो है ना उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कुछ मूल्यांकन जो होता है उसको भी जरूरी है, उसका प्रदर्शन भी करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अब हम मूल्यांकन का प्रकार को देख लेंगे, यानी कि कुछ मूल्यांकन तो हम करेंगे, बात सही है, लेकिन उसका कुछ प्रकार है तो उसको हम देख लेंगे। क्या है, तो पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि गठनात्मक मूल्यांकन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यह चलते फिरते मूल्यांकन है, यानी कि ऐसा मूल्यांकन करने के लिए आपको दे दिया जाएगा जो चलते फिरते मूल्यांकन कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम देखेंगे जैसे क्यूज कंपटीशन करा दिया जाएगा। तो क्यूज में क्या होता है, वो स्टूडेंट को इंगेज करता है, क्यूज में कोई बच्चा सोने वाला नहीं होता है। या दूसरा देखेंगे असाइनमेंट, यदि आपको कुछ कंप्लीट करने दे दिया, इसमें भी सोने वाला नहीं होता है, और कक्षा में कुछ चर्चा स्टार्ट कर दीजिए तो बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो ये क्या हो गया, बहुत अच्छा तरीका होता है। आप लोग को ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन का प्रकार में ये सारा आता है। दूसरा हम देखेंगे तो समेटिव असेसमेंट, जिसको कहते हैं सारांशात्मक मूल्यांकन, यानी कि सारांश, जैसा आप देखे होंगे कोई भी बुक में जो चैप्टर होता है, चैप्टर के लास्ट में उसका सारांश होता है, समरी होता है। समरी क्यों दिया जाता है,
कि आप यदि एक पूरे चैप्टर को पढ़ लिए तो उसका कुछ समरी भी होता है भाई साहब। समरी में आप शॉर्ट जो है ना, मेन जो पॉइंट है उसको आप रिवीजन कर पाते हैं, उसी को हम लोग समरी में देखते हैं। तो क्या होगा, यह कोर्स के अंत में किया जाता है। कब किया जाता है, जो कोर्स आपका है, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसके अंत में हम लोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि देखेंगे तो सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है, यानी कि 6 महीने में आपका एग्जाम हुआ, तो 6 महीने में जो आपने पढ़ा उसका एग्जाम के तौर पर उसका क्या हो गया, रिवीजन। या फिर समरी में यदि आप देखेंगे तो बुक, जैसे कि हमने बताया कि एक चैप्टर है, चैप्टर के बाद उसका समरी दे दिया तो समरी का रिवीजन। या फिर देखेंगे फाइनल जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो भी क्या हो गया, एक तरह का सारांश ही हो गया कि आपने पढ़ा क्या, जांचने का प्रक्रिया हो गया। तीसरा हम यदि देखेंगे तो ये है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। और इसमें क्या निदान किया जाता है, यानी कि सॉल्व किया जाता है। किसी विषय की पढ़ाई शुरू करने से पहले छात्रों की क्षमता जो है ना उसका मूल्यांकन करना, यानी कि कोई विषय हम पढ़ाना शुरू कर दिए तो हम ये पहले चेक करेंगे ना कि स्टूडेंट उस विषय वस्तु के बारे में कितना जान रहा है। ऐसा ना हो कि बच्चा ABCD नहीं जान रहा है और हम उसको आकर के इंग्लिश में जो है पूरा सेंटेंस अरेंज करने के लिए सिखाने लगें, तो भाई साहब ये गलत हो जाएगा। हमको पहले स्टूडेंट की कैपेसिटी को चेक कर लेना होगा कि आखिर उसका क्षमता क्या है, कहाँ तक वो जान रहा है। ऐसा ना हो कि वो 1-2 जान रहा है और उसको हम 9 क्लास का मैथ पढ़ाने लग जाएं, फिर वो क्या होगा, नहीं समझ पाएगा। इसीलिए सबसे पहले छात्र की क्षमता का मूल्यांकन हम लोग को कर लेना होता है, टीचर को कर लेना होता है। चौथा जो पॉइंट है उसमें हम लोग देखेंगे पीर और सेल्फ असेसमेंट, यानी कि सहपाठी एवं आत्म मूल्यांकन। पीर मतलब सहपाठी हो गया, और उसमें सेल्फ असेसमेंट में देखेंगे कि खुद से जो मूल्यांकन हम लोग कर पाते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें क्या होता है दोस्त के द्वारा हम लोग सीखते हैं या दोस्त के साथ मिल करके उसका मूल्यांकन करते हैं, क्या सही है क्या गलत है या कैसे क्या चीजें करनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, कभी कभी देखते हैं कि आप लोग फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो शांत चित्त बैठ जाते हैं। भैया बैठ जाओ और अपने से मूल्यांकन करने लगो कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, क्या करेंगे तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। तो बहुत सारी चीजें सेल्फ जो है ना एनालाइज किया जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आत्म मंथन, जिसको भी हम लोग कह सकते हैं। उसके साथ साथ छात्र स्वयं अपनी जो है ना प्रगति का आकलन करते हैं कि मेरा प्रगति कितना हुआ। क्लास 9 में हम ऐसे थे, 10 में मेरा प्रगति हुआ या नहीं। और प्रगति को चेक करने के लिए आप तो अपने आप से पूछ ही लेंगे, लेकिन आपका प्रगति कोई दूसरा चेक करना चाहे, टीचर चेक करना चाहे, तो उसका सबसे आसान तरीका होता है एग्जाम ले लेना। क्या ले लेना, एग्जाम ले लेना। और आपका एग्जाम हो जाता है तो आपका दूध और पानी का पानी पता चल जाता है कि भैया आप कितना पानी में हैं। ऐसा नहीं कि साल भर आपका टाइम वैसे पास हो गया हो। चलिए अच्छी बात है, अब रिजल्ट ही बता देता है कि आपने टाइम पास किया था या अच्छे से पढ़ाई किया था। अगला पॉइंट, प्रभावी पेडागोजी के लिए महत्वपूर्ण तत्व। जो पेडागोजी है, शिक्षण शास्त्र है, उसके लिए महत्वपूर्ण कुछ तत्व होगा ना, बिल्कुल होगा, और उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंटरेक्टिव लर्निंग है। इंटरेक्टिव लर्निंग में हम लोग क्या देखेंगे, यानी कि बच्चों को इंटरेक्ट करके पढ़ना या पढ़ाना जो होता है वही इंटरेक्टिव लर्निंग होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पढ़ते जा रहे हैं तो वो इंटरेक्टिव नहीं होगा। इंटरेक्टिव यानी कि उसको इंगेजिंग बनाना, उसको इंटरटेनमेंट बनाना, तो वो चीज़ें। इसमें हम क्या देखेंगे, समूह चर्चा करते हैं, यानी कि डिस्कस कर दिए, डिबेट करा देते हैं या फिर केस स्टडी का उपयोग कर लेते हैं, तो ये इसमें आ जाएगा। दूसरा क्या है सर, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना होता है, यानी कि डिफ्रेंशिएटेड होता है इंस्ट्रक्शन, जो भिन्नता है उस पर ध्यान रखना होता है। और हर छात्र की सीखने की गति और शैली को ध्यान में रखते हुए क्या करना होता है, पढ़ाना। यानी कि हम सीधे से अर्थों में कहेंगे तो बच्चे यदि 10 बैठे हुए हैं तो सभी का जो गेनिंग कैपेसिटी होता है, समझने की क्षमता जो होता है, सबका अलग होता है। कोई बच्चा आप एक बार पढ़ा दिए, वो अपना माइंड में डाल लिया, दिमाग में उसका फिट हो गया कि चलो सर इसका आंसर ये होगा, ऐसे होगा, दिस दैट। लेकिन एक वैसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको आप 4 बार पढ़ा देंगे ना, फिर भी उसके दिमाग में नहीं घुसेगा। तो टीचर का काम क्या होता है, सारे बच्चों को देखते हुए चलना, सारे बच्चों को एक साथ लेकर के चलना। तो वही होता है कि तेज स्टूडेंट आपके साथ तुरंत कनेक्ट हो गया, लेकिन कमजोर स्टूडेंट को लगेगा कि मास्टरवा समझाइए नहीं पा रहा है। आप कितना अच्छा भी समझाएंगे तो कमजोर स्टूडेंट के लिए अच्छे पढ़ाने वाले टीचर भी घटिया होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, ध्यान रखना है।
अगला क्या है सर, तो मल्टीमीडिया का उपयोग करना, यानी कि क्या करना है, यूज मल्टीमीडिया, यानी कि ऑडियो वीडियो या फिर एनिमेशन या फिर डिजिटल कंटेंट का समावेश करना। पढ़ाते समय यदि आप देखेंगे कि वैसे सिर्फ लेक्चर दिए जा रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा, और वहीं क्या होगा, एक डिजिटल बोर्ड भी लगा हुआ है और जैसे हम कुछ बता रहे हैं तो उसको हम यहाँ दिखा भी रहे हैं तो वो माइंड में ज़्यादा आ जाएगा बच्चे को। जैसे आप देख लीजिए क्लास नर्सरी में यदि आप जाएंगे तो वहाँ एप्पल दिखाया भी जाता है और पढ़ाया भी जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, दिमाग में उसको डाल लेते हैं, अच्छा ये एप्पल है और इसको अंग्रेजी में APPLE कहते हैं, बिल्कुल। तो वो चीज़ें, यानी कि हम पढ़ाते समय ऑडियो का भी प्रयोग कर सकते हैं, वीडियो का भी प्रयोग कर सकते हैं, या एनिमेशन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर डिजिटल कंटेंट का भी यूज कर सकते हैं, और सभी का समावेश यदि कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पेडागोजी यानी कि शिक्षण जो शास्त्र है वो बहुत बेहतर बन जाएगा। बच्चे एक बार में कनेक्ट कर पाएंगे और सारा चीज़ें उसके दिमाग में बैठ जाने वाला है। अगला क्या है सर, तो ये है समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव जो एजुकेशन है इसके बारे में। विशेष आवश्यकताओं वाले जो है छात्रों के लिए, जिसको ज़्यादा आवश्यकता है उसके लिए उपयुक्त शिक्षण पद्धतियां जो है अपनाना। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जिस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे स्कूल में आप देखे होंगे कि कमज़ोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सीधे से कहने का अर्थ क्या है, उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो वही यहाँ पे आ जाता है समावेशी शिक्षा को बनाने के लिए। अगला क्या है, समस्या आधारित शिक्षण, यानी कि जो प्रॉब्लम बेस्ड जो लर्निंग होता है ना, जिसको PBL कहते हैं, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आप जो यहाँ पे शिक्षण कर रहे हैं उससे कोई समस्या का सॉल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सीधे से अर्थ में कहेंगे तो छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का हल करने के लिए प्रेरित करना, यानी कि छात्रों को ऐसा बना देना कि उसके वास्तविक जो जीवन है, रियल जो लाइफ है, उससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम आएगा, क्या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये भी इसमें बहुत मायने रखता है। यानी कि आप देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए आना भी चाहिए, आप एक स्टूडेंट हैं तो। इसके बाद हम जो है ना अगले क्लास में देखेंगे कि आधुनिक शिक्षण में पेडागोजी का विकास कैसे हुआ है, किस प्रकार से पेडागोजी बढ़ते आया है और डेवलप होते हुए अभी तक आया है, और अभी के बाद पेडागोजी का फ्यूचर क्या है, यानी कि आने वाले AI के ज़माने में पेडागोजी किस प्रकार से होने वाला है और इसका फ्यूचर क्या होगा, ये हम अगले क्लास में देखेंगे। तो पेडागोजी का ये कंटिन्यू सीरीज आप देखते चले जा रहे हैं। अगले क्लास में हम डिटेल देखेंगे, और यदि आप B.Ed का एंट्रेंस का एग्ज़ाम, फिर से हम बता दे रहे हैं, B.Ed का एंट्रेंस का एग्ज़ाम का आप फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो 15 मार्च तक इसका डेट है, आप अप्लाई कर लेंगे तो बहुत उत्तम होगा। और आप यदि अप्लाई करते हैं तो आने वाले फ्यूचर में मास्टर साहब भी बनेंगे, और सपना यदि आपका है मास्टर साहब बनने का तो भैया B.Ed का एंट्रेंस का एग्ज़ाम डाल लीजिए, झारखंड से 2 साल का B.Ed कर लीजिए, उसके बाद आपका सपना साकार होते हुए चला जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।